हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू येट अनदर सेशन ऑन ट्रिग्नोमेट्री। लास्ट क्लास में बच्चों हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के लिए एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन अटेन कर ली थी। ऑलराइट, तो जो हमें नया ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता देता हूं। आई एम समीर चिंचोलीकर। आई हैव डन माय बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड आई हैव बीन टीचिंग फॉर जेई फॉर मोर देन 10 years now. And the channel you are watching is Unacademy JEE channel where we provide quality education and regular classes for JEE aspirants. तो अभी तक भी अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर प्रेस करो क्योंकि आपको रेगुलर क्लासेस की नोटिफिकेशंस मिलना जरूरी है। ऑलराइट, तो अभी जो हमारा चल रहा है प्रोग्राम दैट इज जेईई लाइव डेली। ऑलराइट, यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, हम रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं बिल्कुल नॉर्मल क्लासेस की तरह, लेकिन ऑनलाइन ऑन यूट्यूब। ऑलराइट, तो वी एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स टू जस्ट सिट with your notebook and pen and to learn the concepts and to apply in the questions that we are actually getting to solve here. Alright बच्चों, चलो तो हम एक रेगुलर फ्लो फॉलो करते हैं। जिन बच्चों को पता है बहुत ही अच्छी बात है, जो नए ज्वाइन कर रहे हैं हमें उनको बता देता हूं कि 11th क्लास के जो सेशंस है वो मंडे ट्यूसडे वेंसडे होते हैं और आज हम ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2 पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही बड़ा हमारे पास एक कंटेंट है ना, एक फील्ड है मैथमेटिक्स का जिसके बारे में हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। ऑलराइट बच्चों, जिसमें हमने बेसिक्स लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया था। ऑलराइट, तो काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं विद द कंटेंट। ऑलराइट चलो, ऋषभ, आदित्य, शुभम, संकेत, ओके काफ़ी बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। प्रभु, शुभम, बहुत बढ़िया। चलो, तो ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़ना है और अगर आपको 12th के बाद एडवांस की अगर अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये काफ़ी बेसिक रहेगा, है ना, क्योंकि आपको ये सब पता है पहले से। हम यहाँ पर कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर क्विक रिवीजन चाहिए आपके एंड ऑफ द मंथ जेईई एडवांस के लिए तो वी आर ऑलरेडी रनिंग अ कोर्स ऑन प्लस प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म फॉर दो स्टूडेंट्स। ऑलराइट, तो पारस सर, जयंत सर, मैं, जो आप यहाँ पर टीम देखते हैं, हम तीनों ही मिलकर ये कोर्स रन कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी जो हमें यूट्यूब पर कनेक्टेड हैं, जो टेलीग्राम पर कनेक्टेड है, वो ऑलरेडी ये सेशंस भी अटेंड कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ 12th के स्टूडेंट्स और 11th के स्टूडेंट्स भी ये सेशंस अटेंड कर रहे हैं। तो आई एम रियली सरप्राइज एंड आई एम रियली हैप्पी कि यू आर एबल टू यूटिलाइज दिस प्लेटफॉर्म इन सच अ गुड वे। ऑलराइट बच्चों, तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसका नाम है अनअकैडमी प्लस, जहां पर आपको टेस्ट, क्विजेस, डाउट सेशंस और पर्सनलाइज अटेंशन मिलता है। तो लेट अस सी इसको कैसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जस्ट जेईई वाले सेक्शन में जाकर आपको किसी भी एक सब्सक्रिप्शन को फॉलो करना होगा। 1 month, 3 month, 6 month और 12 month के ऑप्शंस अवेलेबल है, जस्ट लाइक एनी अदर वेबसाइट दैट यू फॉलो। ऑलराइट, जेईई लाइव कोड जो है ये बहुत ही स्पेशल कोड है, ये हमारी टीम का कोड है, नमो सर, पारस सर, जयंत सर और मेरा। तो अगर आप ये कोड यूज़ करते हो तो हमारे स्टूडेंट्स को हम एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देते हैं। ऑलराइट बच्चों, चलो तो बढ़ते हैं आगे मेन कंटेंट की तरफ। ऑलराइट, तो हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? हमने 3 एंगल मेजरमेंट के मेथड्स सीखे थे, है ना, डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन। तो हमने ग्रेड और डिग्री के कन्वर्जन्स तो देख लिए थे, हम डिग्री और रेडियन के कन्वर्जन्स अभी देखना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में। ऑलराइट, तो लास्ट क्लास में हमने ये भी देख लिया था कि कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स जो है जो हमें बार बार देखने की आदत होती है, जैसे 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, इन सब के वैल्यूज रेडियंस में कितने आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप अब रेडियंस में एंगल्स बोलना स्टार्ट कर दो। ऑलराइट, हाँ, तो नम्रता इज आस्किंग कि एसएल लोनी अच्छा रहेगा क्या ट्रिग्नोमेट्री के लिए? बिल्कुल अच्छा रहेगा, बहुत अच्छी बुक है। ऑलराइट, लेकिन उसमें आपको जिस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की आदत होनी चाहिए आजकल, ठीक है, आजकल हमें कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की आदत होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की आदत होनी चाहिए, वो आपको वहां नहीं मिलेंगे। वो बुक बहुत अच्छी है, उसका कंटेंट बहुत अच्छा है और उसी बुक से कंटेंट सीख सीख कर काफी ऑथर्स ने अपनी बुक लिखी है, ठीक है, तो इट इज दैट गुड, है ना। लेकिन वहां पर आपको जिस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है वैसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। फॉर कंसेप्ट बिल्डिंग यू कैन हैव दिस विथ यू, बट ऑल्सो हैव सम बुक विच हैज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑलराइट, अच्छा मोहित रंजन, क्या हो गया, है ना, आज आप सभी के नाम हम लेते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अरिहंत की ट्रिग्नोमेट्री डेफिनेटली अच्छी है। तो देखो, बुक्स के बारे में हम डिस्कशन काफ़ी बार कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि नए नए स्टूडेंट्स ज्वाइन करते रहते हैं तो आई थिंक ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं हमारे पास ऑलरेडी एक वीडियो भी हमने बना दिया है इस वजह से, क्योंकि क्वेरीज बहुत ज़्यादा आ रही थी कि कौन सी बुक्स फॉलो करना चाहिए फॉर जेईई प्रिपरेशन। तो अरिहंत पब्लिकेशन और सिंगेज पब्लिकेशन आई हैव रिकमेंडेड इन दैट वीडियो ऑल्सो। ऑलराइट,
हाँ संगम, आर डी शर्मा भी उतनी ही अच्छी बुक है, लेकिन पर्सनली मुझे उसका फ्लो जो है और प्रिंटिंग क्वालिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं लगती, सॉरी टू से दैट, बट कंटेंट उसका भी उतना ही अच्छा है। इफ़ यू हैव इट यू कैन स्टार्ट विद दैट ऑल्सो। ऑलराइट, चलो तो देखते हैं अब इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कैसे करोगे। तो हमने कन्वर्जन फैक्टर्स सीखे थे ना लास्ट क्लास में। क्या सीखा था हमने? अगर मुझे किसी भी चीज को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो मैं क्या सोचता हूं कि पाई रेडियन किसके बराबर है? पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्रीज के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब अगर मुझे 1 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो मैं क्या करता हूं, 180 से दोनों साइड अगर डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास रेडियन वाला आंसर आ जाएगा। तो अगर 1 डिग्री का वैल्यू इसके बराबर है तो अब बताओ 36 डिग्रीज का कितना होगा? इस इक्वेशन में, ये जो कन्वर्जन फैक्टर वाली इक्वेशन है, इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूं? 36 मल्टीप्लाई कर सकता हूं, है कि नहीं? ऑलराइट, तो ये क्या बनने वाला है? 36 में मल्टीप्लाई कर दो कन्वर्जन फैक्टर विच इज पाई अपॉन 180 एंड आई थिंक दिस विल गिव यू आंसर पाई बाय 5। ठीक है, आ रही बात समझ में सबको? ऑलराइट, रंजन पाई बाय 4 किसका आंसर बता रहे हो? पाई बाय 5 आएगा इसका शायद। ठीक है, चेक करो जरा कितने से कैंसिल होता है ये। 36 5 टाइम्स कैंसिल होगा, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखूं तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? 40 ग्रेड दिया हुआ है, 40 ग्रेड, ठीक है। तो 40 ग्रेड का कन्वर्जन मैंने डायरेक्टली रेडियन में बताया नहीं है आपको, लेकिन आप सोच पा रहे हो इसको कैसे करेंगे। 40 ग्रेड को पहले क्या कर सकता हूं मैं पहले ग्रेड को डिग्री में चेंज कर सकता हूं, है ना। छोटा सा एक स्टेप पे कर लेते हैं। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर मेरे पास 100 ग्रेड जो है वो 90 डिग्रीज के बराबर है, इसका मतलब 1 ग्रेड किसके बराबर है? 90 अपॉन 100 डिग्रीज के बराबर है, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर 40 ग्रेड किसके बराबर है? तो 40 ग्रेड हो जाएगा हमारा 90 अपॉन 100 डिग्रीज के बराबर। और अगर ये इतनी डिग्रीज हैं मेरे पास, तो अब ये बताओ कि इसको अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो क्या फैक्टर मल्टीप्लाई करना चाहिए इसके अंदर फर्दर मल्टीप्लाई करना चाहिए मैंने पाई अपॉन 180, ठीक है। अगर इतना कुछ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर जो आएगा वो रेडियन में आएगा। कन्वर्जन फैक्टर समझ में आ रही है सभी बच्चों को? ऑलराइट, ग्रेड टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियन, एक स्टेप बीच में हमने एक्स्ट्रा कर लिया। अगर ग्रेड से कन्वर्ट करने के लिए कोई बोल रहा है डायरेक्टली तो यहां से क्या है? अच्छा, एक तो ये 90 कैंसिल होते हुए दिख रहा है 2 टाइम्स, यहां से हो जाएगा ये 2 टाइम्स फर्दर कैंसिल, तो 20 कुछ बच रहा है। ये कितना आ रहा है? ये भी कितना आया? पाई बाय 5 ही आया, ये भी पाई बाय 5 ही आया जैसे ऊपर था, है ना। तो एक्चुअली तो क्या हो गया यहाँ पे कि 36 डिग्रीज और 40 ग्रेड्स आपस में इक्वल है, इसलिए उनको रेडियंस में कन्वर्ट करने तो दोनों ही क्या आ रहे हैं? पाई बाय 5 रेडियंस के ही बराबर आ रहे हैं। आई बात समझ में सबको? ऑलराइट, पूजा, प्रथमेश, राधे, अमन, ऑलराइट। चलो तो आगे देखते हैं। अमन 2 पाई बाय 3 किसका आंसर बता रहे हो? अलग डिस्कशन तो नहीं चल रहा कुछ? ऑलराइट, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर अमन हम बताना चाह रहे हैं पाई बाय 5। नीचे वाले का करके देखते हैं। यहां पर जो नीचे मैंने क्वेश्चन दिया है दैट इज इन मिनट्स ऑल्सो, क्लियर है। तो 10 डिग्रीज एंड 48 मिनट्स, इसको मुझे चेंज करना है, क्लियर है। तो मुझे तो किसको चेंज करते आता है? मुझे तो डिग्रीज को चेंज करते आता है, मिनट्स वाले के बारे में तो हमने पढ़ा नहीं। तो क्या करते हैं कि 48 मिनट्स को फिर से कर लेते हैं चेंज डिग्रीज में, वो आता है क्योंकि हमें करते हैं, क्लियर है। तो इसको ऐसा देखो कि ये 10 डिग्रीज तो है ही, साथ में और क्या है? 48 मिनट्स है। तो 48 को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो वो भी क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा, है ना। ये कन्वर्जन फैक्टर हमें याद होना चाहिए कि मिनट्स को हम डिग्रीज में कैसे चेंज करते हैं और डिग्रीज को हम मिनट्स में कैसे चेंज करते हैं। तो डिग्रीज को मिनट्स में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर मिनट्स से आपको वापस डिग्रीज में आना है तो डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो कितने से कैंसिल होता है फिर ये 12, राइट, 4 टाइम्स कैंसिल होता है, ये 5 टाइम्स कैंसिल होता है, तो 4 बाय 5 हो गया। तो अब इसको अगर वैसे फ्रैक्शन में देखोगे तो कितना हो जाएगा? ये आई थिंक 54 बाय 5 हो जाएगा। तो इतना तो ओवरऑल क्या आ गया आपके पास? इतना आपके पास डिग्रीज आ गया, ठीक है। और अब डिग्री को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई बाय 180 से, तो देख लो कितना भी हो रहा है, जितना भी हो रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। पाई बाय 180 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो डिग्री यहां से हटा दो और ओवरऑल लगा दो रेडियन, क्लियर है। तो ये जो कन्वर्जेंस हैं ये हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस करना चाह रहे थे, ऑलराइट। हाँ अजय, बिल्कुल हमारा प्लान है कि हम बिल्कुल कंटिन्यू ही रखेंगे इसको, बिकॉज दैट इज़ द मिशन दैट वी हैव स्टार्टेड विथ। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये कंटिन्यूअस क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, है ना। इसी तरह से चलती रहेंगी जैसे आपको रेगुलर लेक्चर्स यहाँ पे अभी मिल रहे हैं, और साथ ही साथ हम और भी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। दिस इज नॉट द ओनली थिंग दैट वी आर प्लानिंग, सो स्टे ट्यून एंड लेट अस सी हम और कितनी तरह से आपकी मदद कर सकते हैं,
ऑलराइट, तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो और देखो कितना आंसर आ सकता है, ठीक है। बट बेसिक आइडिया इज क्लियर टू एवरीवन कि हम डिग्रीज या फिर ग्रेड या फिर इस तरह के फ्रैक्शनल वैल्यूज को रेडियंस में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा उल्टा करके देखते हैं। अगर किसी ने रेडियंस में दिया हुआ है तो आप डिग्रीज में कैसे चेंज करोगे, ये भी बहुत ही आसान है। अगर मुझे कन्वर्जन फैक्टर अब याद हो ही गया है, कन्वर्जन फैक्टर क्या है, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है बच्चों। यहां पर बहुत बच्चे गलती करते हैं कि धीरे धीरे इतने यूज टू हो जाते हैं कि पाई इक्वल टू 180 बोलने लगते हैं। क्लियर है, पाई इज नेवर इक्वल टू 180, पाई तो 3.14 ही है, 22/7 जो हमें याद है ना, बचपन से हम यूज करते आए सर्कल के इसमें फॉर्मूले में, वही है पाई का वैल्यू, ठीक है। लेकिन पाई रेडियन किसके बराबर है, 180 डिग्रीज के बराबर है। ये वैसा ही हो गया जैसे मैं बोलता हूं 1 इक्वल टू 100, ये गलत है ना, 1 इक्वल टू 100 तो गलत होता है, 1 और 100 कभी इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। आ रही बात है समझ में, तो आपको यूनिट्स साथ में बोलना बहुत ही जरूरी है। पाई इज नॉट इक्वल टू 180, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखो इस चीज को। ऑलराइट, तो पाई बाय 12, हाँ काफी सारे बच्चे आंसर बता रहे हैं, मोहित ने बिल्कुल सही आंसर बताया, पूजा संगम 15 डिग्रीज हिंदुस्तान, ऑलराइट, तो 15 डिग्री सभी का आंसर आ रहा है और बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या करना है, कन्वर्जन फैक्टर इस बार क्या रहेगा आपका, जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसके अंदर 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल होगा और आपके पास 15 डिग्रीज आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट वाला तो बहुत ही आसान है यहां पर, क्योंकि एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन करना है हमें, डिवीजन जैसा कुछ है ही नहीं। तो अगर 10 पाई, तो पाई बच्चों ऑलरेडी बहुत बड़ा एंगल है ना, 57 डिग्रीज कुछ तो एंगल है वो, ठीक है। उसको भी हमने क्या करना है, अभी और एक्स्ट्रा चेंज करना है, ठीक है। तो सॉरी 1 रेडियन की वैल्यू बताई मैंने, पाई रेडियन इज ऑलरेडी 180 डिग्रीज, ठीक है। उसके अंदर भी हमें क्या करना है, 10 मल्टीप्लाई करना है, ऑलराइट। तो यहां पे क्या होगा, 10 पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 अपॉन पाई से, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1800 डिग्रीज, ठीक है। बहुत ही बड़ा एंगल है, ऐसे बड़े एंगल्स के साथ भी हम कंफर्टेबल हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि आगे चल के हमें एक्यूट एंगल से बाहर तो निकलना ही है, ठीक है। वो कहानी बात के लिए है ना, आने वाली वो कहानी कि एक्यूट एंगल से बाहर निकलने का मतलब क्या है, ठीक है। लेकिन बड़े एंगल्स देखने की हम आदत अब डालेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स अब इससे पहले कि हम एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री पे बढ़ें, मैं चाह रहा हूं कि 2 फॉर्मुलेज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस करें, उनके ऊपर काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बनते हैं और कहीं ना कहीं हमने इसको यूज भी किया हुआ है लास्ट क्लास में। क्या फॉर्मुलेज हैं वो, कि अगर आपके पास एक आर्क है, ठीक है, ऑब्वियसली किसी सर्कल का पार्ट है वो, ठीक है, कोई तो एक सर्कल है बड़ा सा जिसका एक आर्क मैंने यहां पे बनाया हुआ है AB, अगर उसका लेंथ L है, ठीक है, और वो आर्क अगर सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड करता है तो रिलेशन इज L इज इक्वल टू आर थीटा, ये आपने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। याद आ रहा है सबको, यहां पर क्या प्रॉपर्टी हमें पता है कि लेंथ ऑफ आर्क एंड एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क एट द सेंटर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा लेंथ ऑफ आर्क होगा उतना ज्यादा एंगल सबटेंड करेगा वो सेंटर के ऊपर, ठीक है। तो इसको याद रखने का सबसे सिंपल फॉर्मूला है हमारा सर्कमफरेंस का फॉर्मूला। सर्कमफरेंस में लेंथ कितना हो जाता है, सर्कमफरेंस में लेंथ हो जाता है 2 पाई आर, और उस केस में एंगल सबटेंडेड भी कितना होता है 360 डिग्रीज, 360 डिग्रीज मतलब 2 पाई रेडियंस, लास्ट क्लास में किया था हमने, ठीक है। तो यहां पर लेकिन बच्चों ये ध्यान रखो कि लेंथ जो है इस पर्टिकुलर केस में जो सर्कमफरेंस आता है उस केस में नोटिस करो कि जो एंगल हम बोल रहे हैं थीटा, दैट इज इन रेडियंस, ठीक है। तो एंगल रेडियंस में डालने की यहां पे हमेशा याद रखना, ऑलराइट। चलो, तो अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं तो ये तो याद रखना ही हमें, L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। दूसरा जो आपको याद रखना है वो ये है कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो आपका एक ऐसा सेक्टर बन रहा है उस सेक्टर का एरिया कितना, क्लियर है, एरिया ऑफ द सेक्टर जिसका एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। तो वो दूसरा एक फॉर्मूला है जो मैं चाह रहा हूं कि आप याद रखो, विच इज हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा, विच इज हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा। यहां पर फिर से क्या है, एरिया जो सबटेंड हो रहा है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि 2 पाई अगर एंगल होता ये एंगल अगर 2 पाई होता पूरा का पूरा तो पूरा सर्कल बन गया होता, पूरे सर्कल का एरिया कितना पता है हमें, पाई आर स्क्वायर पता है, ठीक है। तो उसी रेशो में आपका ये वाला भी सेक्टर का एरिया होगा और इसलिए हमारा फॉर्मूला निकल के आता है हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दोनों चीजें पता है सबको, ये दोनों चीजें यस नो बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला,
बताओ जल्दी से। हाँ बिल्कुल वैलिड है मोहित, कोई दिक्कत नहीं है, सही फॉर्मूला है बिल्कुल वो। लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू आर इंटू थीटा एंड एरिया ऑफ सेक्टर इज हाफ ऑफ आर स्क्वायर थीटा। तो इनके ऊपर, हाँ विश्वास, आप विश्वेश, आप जो अलाइड एंगल्स की बात कर रहे हो उसको आने में अभी शायद एक लेक्चर और है, एक या दो लेक्चर और है, ठीक है। ये जो है अलाइड एंगल्स, जो ये स्टूडेंट डाउट पूछना चाह रहा है, वो थोड़ा सा जब हम सर्कुलर सिस्टम में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब आएगा, उसमें एक दो लेक्चर की अभी देरी है। ऑलराइट, चलो तो इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, वो करके देखते हैं। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये हम ट्राई करना चाह रहे हैं। जिन स्टूडेंट्स को पता है ये कुछ, वो ट्राई करना डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज दे कैन, दोज हु डोंट नो कैन लुक एट द वे आई एम सॉल्विंग इट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट एंड आवर हैंड एट 7:30 PM। 7:30 बज रहे हैं शाम के, तो उस पॉइंट पर मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना एंगल होगा? जल्दी से करके बताओ। अनुभव, शशि, मनीष, ऑलराइट, प्रथमेश, नरेश। हाँ नरेश, क्या बोल रहे हो? अच्छा ऐसा, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर सजेशंस, नो डाउट। ऑलराइट, 45 डिग्रीज मनीष, हाँ बिल्कुल सही है, 45 डिग्रीज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखते हैं चलो इसको। क्या हो रहा है यहाँ पर जब 7:30 बज रहे होंगे तब मिनट हैंड कहाँ होगा, इसकी तो गारंटी हमें। ठीक है, मिनट हैंड कहाँ होगा? 6 पर होगा। ऑलराइट, और 7:30 अगर बज रहे हैं तो इसका मतलब आधा घंटा पूरा हो चुका है। इसका मतलब जो आवर हैंड है वो एग्जैक्टली पॉइंट कर रहा होगा 7 और 8 के बीच में। ठीक है, तो बस ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है कि आप आवर हैंड को ठीक से नोटिस नहीं कर रहे हो। क्लियर है? आवर हैंड एक ही बार में 7 से लेकर 8 तक तो नहीं पहुंच जाता ना, उसका भी मूवमेंट जो है वो कंटिन्यूअस है। तो आधे घंटे में आवर हैंड एक्चुअली कितना कवर कर लेता है? इट रीचेस जस्ट बिटवीन 7 एंड 8। क्लियर है? तो उस पॉइंट पर हमारे पास एंगल कितना बनेगा इन दोनों एरोस के बीच में, ऐसा ये क्वेश्चन है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये देखो कि आपके पास जो भी नंबर्स होते हैं क्लॉक में, आपके पास जो भी नंबर्स होते हैं क्लॉक में, उनके बीच में एंगल 30 डिग्री होता है। ऐसा मैं कैसे बोल सकता हूं? क्योंकि पूरा जो एंगल है, जो पूरा एंगल है हमारे पास, वो कितना होता है? 360 डिग्रीज का होता है। क्लियर है? और मेरे पास कितने डिवीजन है? 12 डिवीजन है। तो अगर मैं 360 डिवाइड बाय 12 करता हूं तो मेरे पास कितना आता है? 30 डिग्रीज आता है। क्लियर है? मतलब 12 और 1 के बीच में कितना एंगल है? तो 30 डिग्रीज का एंगल है। 1 और 2 के बीच में कितना एंगल है? तो फिर से 30 डिग्रीज का एंगल है। क्लियर है? ऑलराइट, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि 6 और 7 के बीच में 30 डिग्रीज का एंगल है ही। क्लियर है? तो यहां पर तो 30 डिग्रीज मैंने लिखे दिया। अब अगर ये नेक्स्ट जो ब्लू हैंड है, आवर हैंड है, वो अगर 8 तक पहुंच गया होता तो टोटल 60 होता, लेकिन वो एग्जैक्टली कहां है? 7 और 8 के बीच में। इसका मतलब उसने कितना ट्रैवल कर लिया है? एंगल वाइज देखा जाए तो 15 डिग्रीज ट्रैवल कर लिया है। ठीक है, तो टोटल इसका आंसर कितना होगा? इस पॉइंट पे आपके पास 45 डिग्री बन रहा होगा बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड। क्लियर है सबको? ऑलराइट, चलो आदित्य यहां पर ध्यान दो, देखते हैं नेक्स्ट। और ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। इस बार हम क्या कर रहे हैं? फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इन 20 मिनट्स। ठीक है, तो इस बार एरिया वाला क्वेश्चन है। 20 मिनट्स में कहीं से भी कहीं तक हो सकता है, मिनट हैंड मूव कर रहा है कहीं से भी कहीं तक, और उसका लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है। क्लियर? ऑलराइट, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि हमें फॉर्मुलेस पता है। फॉर्मूला जो एरिया का है हमने क्या डिस्कस किया था अभी? हाफ ऑफ थीटा इंटू आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला डिस्कस किया था। ऑलराइट, मिस्टर चैम वांट्स मी टू यूज सम इंग्लिश। ऑलराइट, ये तो दिक्कत देखो हमेशा रहेगी क्योंकि हम इतने बड़े ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं, तो लैंग्वेज का इशू तो रहेगा। होप वी कैन एक्चुअली कम अप विथ मल्टीपल क्लासेस मे बी, है ना? बट मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सली स्पोकन लैंग्वेज इंडिया में तो हिंदी ही है। ऑलराइट,
चलो, तो एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट्स के ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। क्या करना है यहाँ पर, आपको ये देखना है कि 20 मिनट्स में एक्चुअली एंगल कितना बन गया, बस उतना ही देखना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। ऑलराइट, काफ़ी सारे बच्चे आंसर बता रहे हैं, पाई में ही आंसर दिया तो चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, तो देखो यहाँ पर क्या है, पहली बात तो पाई में ही आंसर क्यों आएगा, पाई में इसलिए आंसर आएगा क्योंकि मैं जो भी यहाँ पे थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ वो रेडियंस में होना जरूरी है, ठीक है। रेडियंस में ही थीटा एक्सेप्टेबल होता है इस फॉर्मूले के अंदर, क्लियर है। तो अगर आप देखोगे 20 मिनट्स में, तो लेट अस से इनिशियल पोजीशन उसकी 12 पे थी और 20 मिनट्स में वो कहाँ तक आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा। तो एंगल ऑब्ट्यूज तो बन रहा है, इसकी गारंटी है, ठीक है। अब वो बन कितना रहा है, तो अब तो ये देखना बहुत ही आसान हो गया ना। जब 3 पर होता तो फिर तो 90 डिग्री बनना ही था, आपने और एक जो डिजिट है आगे चलेगा, इसका मतलब 30 डिग्रीज और ऐड कर दिया, ठीक है। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा आपका, 120 डिग्रीज। लेकिन डिग्री से काम नहीं चलेगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर इस फॉर्मूले में जो यूज करना होता है वो क्या है ना, इसकी गलती मत करो। काफी बच्चे डिग्रीज में आंसर बता रहे हैं शायद, इसलिए गलत आंसर आ रहा है। आपको यहाँ पर जो यूज करना है दैट इज कन्वर्टेड फॉर्मेट। कितना होगा वो, 120 डिग्रीज को पहले तो पाई बाय 180 करो, है ना, 2 पाई बाय 3 बनेगा ये, क्लियर है। ये 2 से कैंसिल होगा, ये 3 से कैंसिल होगा, 2 पाई बाय 3, इतना तो हो गया हमारा थीटा। किस में होना होता है थीटा, रेडियंस में लेना होता है, क्लियर है। तो फिर अब एरिया का फॉर्मूला अगर मैं यूज करता हूं तो एरिया अब आपका करेक्ट निकल के आएगा, हाफ ऑफ 2 पाई बाय 3 इंटू आर का स्क्वायर। कितना आर दिया उसने, 6, उसका स्क्वायर, ठीक है। बस इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ। तो आई थिंक ये यहां से 2 से 2 कैंसिल होगा और 3 कैंसिल होके 18 पाई आंसर आ रहा है, ठीक है। 12 पाई आ रहा है कि 18 पाई आ रहा है, हाँ सॉरी 12 पाई आ रहा है, ऑलराइट, ठीक है। तो आई बात समझ में सबको। तो इस तरह के काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको मिलेंगे करने के लिए, एक बार अगर आप एरिया और लेंथ ऑफ आर्क अगर समझ लेते हो तो, ठीक है। उस पर ही ये एक थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके लिए हम टाइमर के साथ सॉल्व करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। पढ़ लो सभी इसको, आपके पास 1 मिनट है इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। ओहो, ऑलराइट, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखो जरा, ये रहा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताओ जरा कि एंगल सबटेंडेड बाय द स्मॉलेस्ट आर्क कितना होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखो आपने बेसिक लेवल का 10th में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं यहां पर ये क्वेश्चन ले पा रहा हूं। ऑलराइट, लास्ट क्वेश्चन तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया था। अच्छा शुभम, आप पूछ रहे हो रेडियंस में क्यों लेना है। अरे बेटा वो फॉर्मूला बना ही रेडियंस के लिए है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो एक और फॉर्मूला अलग तरीके से लिखा हुआ होता था जिसके अंदर डिग्रीज डालना अलाउड होते थे, ठीक है। वो डिग्रीज वाला फॉर्मूला अलग है। ये जो फॉर्मूला हम बता रहे थे यहाँ पे हाफ ऑफ थीटा आर स्क्वायर, यहाँ पे रेडियंस में ही यूज करना है। और लास्ट क्लास में हम यही बता रहे थे कि आपको रेडियंस की आदत अभी डाल लेना चाहिए। ऑल राइट प्रतीक, अच्छा यू आर लाइकिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट मोर, ऑल राइट, ऑल राइट। बताओ जरा, राहुल इज सेइंग 60, अमनदीप इज सेइंग 10 एंड 50। दो आंसर कैसे बता रहे हो स्मॉलेस्ट वाले के। मोहित इज सेइंग 60, ऑल राइट। प्रथमेश इज सेइंग अगेन 2 आंसर्स। आई एम रियली कंफ्यूज कि यहां पर 2 आंसर क्यों आ रहे हैं। ऑल राइट, चलो तो डिग्री फॉर्मूला क्या है। अच्छा डिग्री फॉर्मूला कुछ नहीं है, उसके अंदर आपको क्या पता होना चाहिए बस कि जो पिछला वाला क्वेश्चन है उसकी बात कर रहा है शायद स्टूडेंट कि इसका डिग्री वाला फॉर्मूला क्या है। तो यहां पर बस आप ये पता करो कि जब आपके पास 360 डिग्रीज होता है, जब आपके पास 360 डिग्रीज होता है, ठीक है, तो आपके पास एरिया कितना आता है, पाई आर स्क्वायर आता है। तो फिर आपके पास अगर थीटा डिग्रीज होगा तो कितना आएगा, इतना से करना होता है बस उसके लिए, ठीक है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये डिग्रीज वाला फॉर्मूला है, क्लियर है। अब थीटा को इंस्टेड अगर रेडियंस में लोगे तो फिर ये छोटा वाला फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा,
क्लियर है सबको? ऑलराइट, चलो आते हैं यहाँ पे। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको क्या देखना है, ये फिर से बात समझनी है आपको कि जो आपका लेंथ ऑफ आर्क है और जो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है? ऑलराइट, क्या है यहाँ पे कि जो आपके पास लेंथ ऑफ आर्क है, लेट अस से यहाँ पर ए बी आर्क है और ए बी जो एंगल सबटेंड कर रहा है, और ऐसे ही अगर मैं एक और कोई दूसरा आर्क ले लूंगा और वो जो एंगल सबटेंड करेगा तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू θ1 अपॉन θ2, ऐसा हमारे पास रिलेशन आएगा, ठीक है? तो देखो जरा यहाँ पे ऐसा कुछ बोल पा रहे हैं क्या इससे? क्योंकि आपके पास L1 इज इक्वल टू आर θ1 है। अब रेडियस ऑफ सर्कल तो चेंज हो नहीं रहा है ना, तो L1 जो लेंथ है वो θ1 एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पर। ऐसे ही L2 जो है वो आर θ2 फॉर्मूले से निकल के आएगा, तो L2 सबटेंड करेगा θ2 एंगल। क्लियर है? तो अगर मैं ये बोल रहा हूं कि लेंथ ऑफ आर्क जो है वो सभी किस में है? AP में है, तो आप अगर ध्यान से देखो तो जो एंगल सबटेंडेड आएंगे वो भी AP में ही आएंगे, ठीक है? ये मेन कंसेप्ट था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है? क्या कंसेप्ट है कि अगर आपके आर्क लेंथ 6 आर्क लेंथ होंगे, क्योंकि 6 पार्ट में डिवाइड किया, तो आपके जो 6 आर्क लेंथ है वो अगर AP में है तो एंगल सबटेंडेड जो होंगे θ1 θ2 θ3 अप टू θ6 वो भी AP में ही होंगे। क्लियर है? तो हम एक्चुअली क्वेश्चन को पूरा का पूरा एंगल में चेंज कर देना चाह रहे हैं, ठीक है? क्यों कर देना चाह रहे हैं? क्योंकि एंगल के लिए मेरे पास और एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि पूरा अगर मैं सर्कल कंप्लीट कर लेता हूं तो 360 डिग्रीज टोटल डिग्रीज में एंगल आ जाता है, ठीक है? तो मेरे पास 6 पार्ट्स हैं, क्लियर है? θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 प्लस θ5 प्लस θ6, ये सब अगर मैं ऐड करूंगा तो फिर 360 डिग्रीज आएगा। यहां तक आ रही है बात समझ में? ऑलराइट, नेक्स्ट, अब मुझे क्या पता है कि अगर ये 6 एंगल्स है और ये अगर AP में है, तो अगर मैंने पहले वाले का नाम अगर A रखा तो आगे वाला का नाम मैं A प्लस D रख सकता हूं, और ऐसा करते करते लास्ट वाले का नाम मैं A प्लस 5D रख सकता हूं, और अभी इनका सम कितना हो जाएगा? 360 डिग्रीज हो जाएगा। AP का कंसेप्ट थोड़ा बहुत पता है सबको, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, ठीक है? इतना तो 10th में पढ़ा हुआ है हमने। अच्छा, ये क्या है? सम ऑफ 6 टर्म्स ऑफ एन AP है, उसका फॉर्मूला पता है सबको, n/2 इंटू n/2 मतलब 6/2, क्योंकि 6 टर्म्स है। अलग से इसको ऐड भी कर सकते हो डायरेक्टली अगर ऐसा लिख लिया तो 6/2 इंटू 2a प्लस n-1, n-1 कितने टर्म्स है? 6 मतलब 5, n-1 इंटू d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्रीज हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से आप ये बताओ कि क्या इक्वेशन बनी आपकी? 2a प्लस 5d जो है वो किसके बराबर आ गया? यहां से 6 और 6 और 120 डिग्रीज के बराबर आ गया, ठीक है? दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द इक्वेशन दैट वी गेट। यहां तक आई बात समझ में? ऑलराइट, तो अब नेक्स्ट हम क्या देखना चाह रहे हैं कि और भी कोई इक्वेशन बन सकती है क्या? अगर AOD में और एक इक्वेशन मुझे मिल जाएगी तो मैं साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता हूं। अभी तक तो हमने कौन सा लाइन यूज किया? केवल पहला लाइन यूज किया है, द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स सच दैट द लेंथ्स आर इन AP। तो हमने बोल दिया लेंथ आर इन AP, इसका मतलब एंगल सबटेंडेड आर ऑल्सो इन AP, और उस कंडीशन से यहां तक पहुंच गए, ठीक है? आगे क्या दिया हुआ है? इफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट आर्क्स आर इन द रेशियो 1:5। अब smallest and the largest arcs are in the ratio 1:5, so the angle subtended by these arcs are also in the ratio 1:5, ठीक है? तो angle subtended by smallest arc will be θ1, which is A in our case, clear? तो मेरे पास जो दिया हुआ है वो क्या है? θ1 upon θ6, which is in my calculation A upon A plus 5D, और ये किसके बराबर दिया हुआ है? 1/5 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है? आगे एक और इक्वेशन AOD में, तो बस इन दोनों को अभी सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि A का वैल्यू कितना है। A क्यों निकालना है आपको? क्योंकि क्या पूछा है उसने? फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द स्मॉलेस्ट आर्क। स्मॉलेस्ट आर्क कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? तो हमारे हिसाब से ये एंगल सबटेंड कर रहा है θ1, तो आई नीड टू फाइंड θ1 एंड θ1 इज नथिंग बट A। तो अब हमारा पूरा कैलकुलेशन इस पे फोकस्ड होना चाहिए कि A का वैल्यू कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? ऑलराइट, तो इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा? 5a इज इक्वल टू A प्लस 5d, इसका मतलब 4a इज इक्वल टू 5d। आ गए यहां पे? तो 5d का वैल्यू 4a के बराबर है तो यहां यूज कर लो, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5d की जगह 4a अगर रखोगे तो टोटल 6a हो जाएगा। तो 6a का वैल्यू अगर 120 डिग्रीज है तो इसका मतलब a का वैल्यू 20 डिग्रीज आ गया।
ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, 20 डिग्रीज, हाँ बिल्कुल, पाई बाय 9 बहुत ही बढ़िया है ना। 20 डिग्रीज को अगर कन्वर्ट करोगे पाई में तो पाई बाय 9 आंसर आएगा आपका। ठीक है, ऑलराइट, आई थिंक ये बात समझ में आई सबको, है ना। तो जो आपके फॉर्मूलेज हैं लेंथ ऑफ आर्क के और एरिया के, वो याद रखो, उनका डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, वो किसी भी बुक में मिलेगा आपको। ठीक है, अभी हम यहाँ पर इंटरेस्टिंग से जो क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे थे वो डिस्कस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहे थे। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, सोयम को समझ में नहीं आया ये वाला क्वेश्चन, ऑलराइट, कोई बात नहीं। तो देखो, आई थिंक और भी स्टूडेंट्स को दिक्कत आई होगी। पहली बात तो ये है कि आप इतने अच्छे मोड में पढ़ाई कर रहे हो कि आप टीचर को रिवाइंड कर सकते हो, फिर से सुन सकते हो, है ना। एक बार समझ में नहीं आया तो फिर से सुन सकते हो। तो एक्सप्लेनेशन विल नॉट चेंज इफ आई से इट वंस अगेन, बट लेट अस डू इट वंस, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल चीज़ें है ना, ये हमें समझ में आना चाहिए। हम किस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं? हम उस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं जहाँ पर L इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था हमें, L इज इक्वल टू आर थीटा दिया हुआ था। ठीक है, तो अगर मुझे पहला लेंथ ऑफ आर्क है तो उसका पहला एंगल सबटेंडेड होगा सेंटर पे, है ना। जैसे कि ये है, ये पहला आर्क है L1, उसका एंगल सबटेंडेड कितना आएगा, θ1। ठीक है, तो यहाँ पर L1 इज इक्वल टू आर θ1 रिलेशन आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं दूसरा आर्क सोचूं जिसका लेंथ है L2, तो उसका एंगल सबटेंडेड आएगा θ2। लेकिन क्योंकि ये अब एक ही सर्कल के आर्क्स हैं, इसलिए आर का वैल्यू तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, इसका मतलब L1 इज इक्वल टू आर θ1 रिलेशन आएगा और L2 इज इक्वल टू आर θ2 रिलेशन आएगा। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या दिख रहा है आपको, L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू θ1 अपॉन θ2। जिस रेशो में लेंथ ऑफ आर्क है, इसी रेशो में आपके एंगल सबटेंडेड भी हैं। क्लियर है, यही बस यहाँ पर कंसेप्ट था जो आपने यूज करना चाहिए था। क्लियर है, इसमें जो भी डेटा दिया है वो लेंथ के लिए दिया है, हमने यूज किसके लिए कर लिया, एंगल सबटेंडेड के लिए कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि एंगल सबटेंडेड में ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलवेज अवेलेबल था कि सारे एंगल सबटेंडेड θ1 θ2 θ3 θ4 θ5 θ6 सारे एंगल सबटेंडेड जो आएंगे उनको ऐड कर लूंगा तो कितना बनना चाहिए, 360 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज वी वुड हैव मिस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन अगर हम लेंथ में ही काम कर रहे होते तो। ठीक है, बस इतना सा कंसेप्ट था। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। ऑलराइट, सो दैट वाज अबाउट एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट्स। अब स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन थोड़ा स्पेसिफाइड है साथ में, है ना। क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और यही वो पोर्शन है जो आपने 10th में पढ़ा हुआ है। क्लियर है, 10th में आपने जो पढ़ा हुआ है वो आपने केवल एक्यूट एंगल फोकस्ड ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। एक्यूट एंगल कहाँ मिलते हैं हमें, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मिलते हैं। क्लियर है, लेकिन अगर आपको पता हो तो ये बताओ कि ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारे पास जो रेशोज आए वो कहाँ से आए, या फिर किसने सोचा कि ऐसा भी मैंने कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो वहां से स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो इतना बड़ा वास्ट फील्ड डेवलप हो गया वो स्टार्ट आखिर हुआ कहाँ से। क्लियर है, तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन जो आया, क्लियर है, मैथमेटिशियंस के पास, वो क्या था कि अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर करता हूं, लेट अस से ABC, जिसमें कोई एक पर्टिकुलर एंगल मैंने फिक्स कर दिया, लेट अस से C एंगल मैंने फिक्स कर दिया थीटा। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं बिल्कुल सिमिलर ट्राइंगल बनाऊं, सिमिलर ट्राइंगल पता है सबको, है ना, जिसके अंदर तीनों एंगल सेम है। अगर मैं सिमिलर ट्राइंगल बनाऊं जिसमें C को मैं लेट अस से फिक्स रख दूं, और लेट अस से यहां पर मैंने एक नया वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया A', B', तो जो ऑब्जर्वेशन हमने यहां पर नोटिस किया, जो हमने ऑब्जर्व किया, वो क्या था कि अगर मैंने इस थीटा को चेंज नहीं किया, अगर मैंने इस थीटा को चेंज नहीं किया, तो ये जो रेशो आए साइड्स के AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, ये क्या है, बड़ा वाला जो ट्राइंगल है उसके परपेंडिकुलर और बेस का रेशो है। ठीक है, और जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसके परपेंडिकुलर और अपॉन बेस का रेशो, मतलब A', B' अपॉन B', ये वैल्यूज चेंज नहीं हुई। ठीक है, ये एक जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन था वो क्या था कि अगर मैं थीटा को मेंटेन करके रखता हूं राइट एंगल ट्राइंगल में, तो फिर रेशोज ऑफ साइड्स चेंज नहीं होते हैं, ये कांस्टेंट आ रहे थे। आप कितने ही बना लो, आप और छोटा कर दो या आप चाहे और बड़ा कर दो, इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। जो ये रेशोज आ रहे थे साइड्स के, ये कांस्टेंट आ रहे थे। एंड नॉट जस्ट दीज टू साइड्स, अगर आप लिखते हो यहाँ पे AB अपॉन AC और करस्पॉन्डिंगली A', B' अपॉन A', C,
तो इन दोनों का भी जो रेशो था ये सेम था। ठीक है, तो क्योंकि रेशोज सेम आ रहे थे इसलिए वो इंपॉर्टेंट हो गए। क्लियर है? और रेशोज डिपेंड किस पे कर रहे थे? कहीं ना कहीं इस एंगल पे डिपेंड कर रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इससे भी उस रेशो को रिलेट करना था। क्लियर है? तो दो चीजें आई हमारे पास कि रेशोज कांस्टेंट है और रेशोज थीटा पे डिपेंडेंट है। और जितने भी ट्रायंगल में हम रेशोज लिख सकते थे हमने सारे लिख के देख लिए और सभी में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्योंकि अब कोई नाम देने बैठा है तो नाम तो वो कुछ भी दे सकता था। क्लियर है? हम नहीं थे उस टाइम पे। अब जिन लोगों ने नाम दे दिए उनके ही नाम आगे फॉरवर्ड हुए हैं और हमें वही नाम एक्चुअली यूज करने पड़ेंगे। क्लियर है? तो हमारे पास जो आया है नाम वो देखो कैसा है। पहली बात तो ये कि राइट एंगल ट्रायंगल तो मुझे देखना ही है। अभी हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री ही राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? अब एक हाइपोटेनस वर्ड तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू मेरे ख्याल से आप सभी को पता ही है। यहां पर जो एंगल ए है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो फिर एक साइड होगी जो उसके अपोजिट होगी और एक साइड होगी जो उसके एडजेसेंट होगी। तो हमने कुछ जो रेशोज डिफाइन किए हैं ये एडजेसेंट और अपोजिट की मदद से डिफाइन किए हैं। ठीक है, क्या ऑब्जर्व किया हमने कि अगर मैं ए को चेंज ना करूं तो इस पर्टिकुलर ट्राइंगल को मैं फर्दर चेंज नहीं कर सकता, है ना? वो ऐसा ही कुछ तो दिखेगा। उसको कितना भी जूम इन जूम आउट कर लो, कितना भी बड़ा कर दो, कितना भी छोटा कर लो, लेकिन एंगल ए मत चेंज करो। अगर ऐसा आप करते हो तो फिर अपोजिट साइड का लेंथ अपॉन हाइपोटेनस का लेंथ एक फिक्स्ड क्वांटिटी आएगा। क्योंकि वो ए पर डिपेंडेंट है तो उसका आंसर ए के टर्म्स में आना चाहिए और उसका नाम हमने रखा हुआ है साइन। ठीक है, और उसको शॉर्ट में SIN लिखते हैं लेकिन उसका पूरा नाम एक्चुअली SINE है। ठीक है, तो इस रेशो का नाम साइन है और हमने ए से उसको रिलेट कर दिया। क्लियर है कि ये साइन ऑफ ए है। तो साइन ऑफ ए क्या बना है हमारे पास फॉर्मूला? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट साइड का लेंथ अपॉन हाइपोटेनस का लेंथ। ठीक है, और ऐसे ही एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस भी कुछ तो होगा। क्लियर है? सारे कॉम्बिनेशन बनाने हैं हमको। तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस जो नाम रखा हमने उसको कोसाइन नाम दिया। ठीक है, साइन के साथ में कोसाइन। अब कोसाइन को शॉर्ट में लिखने के लिए हमने कॉस कर दिया उसको। ठीक है, और क्या रेशोज आए आपके पास? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट भी एक आया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, BC अपॉन AC। उसका नाम हमने रख दिया टेंजेंट। ठीक है, अब टेंजेंट को फिर से शॉर्ट में लिखने के लिए हमने उसको टैन कर दिया। क्लियर है? तो ये तो तीन हो गए हमारे पास। हमने फर्दर क्या नोटिस किया कि अच्छा ठीक है इनको उल्टा भी तो कर सकते थे। तो उल्टा करके भी हमने जो नए रेशोज ऑब्टेन किए उनको हमने क्या कर दिया? उनको हमने नए नाम दे दिए। जैसे हमारे पास हाइपोटेनस अपॉन जो अपोजिट आया उसको हमने कोसेक नाम दिया, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट आया उसको हमने सीकेंट नाम दिया और हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट आया उसको हमने कॉट नाम दिया। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट नहीं, ये क्या होना चाहिए? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, है ना? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, उसको हमने नाम दिया कॉट। ठीक है, तो ये जो 6 नाम थे ये तो क्योंकि किसी और ने दिए हुए हैं तो हमें उसको एक्सेप्ट करना होगा और इन्हीं नाम के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। ठीक है, ये नाम क्यों दिया जैसा हमारे पास कोई डिस्कशन में बात नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ऑल राइट, चलो। तो अब यहां पर एक बार हमारे पास अगर राइट एंगल ट्राइंगल में ये नाम हमने डिसाइड कर लिए कि अब ये जो रेशोज होंगे किसी भी ट्राइंगल में हम उनके नाम ये रखेंगे, तो अब हमारे पास कुछ ना कुछ स्पेशल रिलेशंस बनते हैं क्या इनको देख के, है ना? क्या मैं इनको फर्दर आपस में रिलेट कर सकता हूं क्या? तो डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि ये तो हमें दिख ही रहा है कि ये जो है और ये जो है रेशोज ये आपस में रेसिप्रोकल है। इसका मतलब साइन ए और कोसेक ए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होना चाहिए। ठीक है, तो कोसेक ए अगर मुझे कोई लिखने के लिए बोल रहा है तो मैं उसके प्लेस में 1/sin लिख सकता हूं, है ना? तो अब एक ही जगह यूजुअली हम थीटा फाई जैसे एंगल्स भी यूज करते हैं। जैसे यहां पर अगर मैंने इसको मार्क कर दिया ए के प्लेस में थीटा, तो पूरी कहानी थीटा के लिए स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? ऑलराइट, तो जैसे कोसेक थीटा को आप लिख सकते हो 1/sin थीटा, वैसे कॉट थीटा को लिख सकते हो 1/tan थीटा और सीकेंट थीटा को लिख सकते हो 1/cos थीटा। ये कैसे रेसिप्रोकल वाले रिलेशन से एक दूसरे के कहां से आए? ये तो बिल्कुल डेफिनेशन से ही आ गए। ये तो डेफिनेशन ही है हमारी। ये नाम के मतलब क्या है? ठीक है, ये नाम के मतलब क्यों है वाला कोई डिस्कशन रिक्वायर्ड नहीं है, ये नाम के मतलब है। ठीक है, जैसे चेयर चेयर ही होता है, उसको चेयर बोलना पड़ेगा आपको। क्लियर है? कुछ अलग बोलोगे लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए जो लोग बोलते हैं वही बोलना पड़ता है हमें। ठीक है, ऑलराइट, तो जैसे आपने ये ऑब्जर्व किया,
है ना, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या था हमारा कि रेसिप्रोकल वाले रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। वैसे ही एक और ऑब्जर्वेशन होना चाहिए जो क्वोशंट के लिए आता है। क्वोशंट मतलब क्या है, डिवाइड करके आता है, ठीक है। जैसे आप अगर साइन वाला जो एक्सप्रेशन है और कॉस वाला एक्सप्रेशन है, मतलब क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस और एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, अगर इन दोनों रेशोज का रेशो ले लो, रेशोज का रेशो ले लो, तो क्या होगा कि ये जो हाइपोटेनस वाला पोर्शन है ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा क्या, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। वो तो यहां लिखा हुआ है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यहां भी गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, है ना, इसको सही कर लेते हैं, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, ये बनेगा। और ये जो बना ये किसके बराबर हो गया, तो tan के बराबर हो गया। तो एक नई बात जो हमें याद रखने को मिली वो क्या है कि साइन और कॉस को अगर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रेशो किसके बराबर आ जाएगा, tan थीटा के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और इसी का रेसिप्रोकल अगर कर दूं मैं तो कॉट आना चाहिए कि नहीं, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल कॉट है, tan का रेसिप्रोकल कॉट है, इसी को रेसिप्रोकल कर दिया तो कॉस अपॉन साइन करने से क्या आ गया मेरे पास, कॉट आ गया, ठीक है। ये दो बातें जो हैं ये आपने, हाँ बिल्कुल प्रकुल उसको सही कर दिया मैंने, है ना। ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे एडजेसेंट होना चाहिए और वहां पर भी एडजेसेंट होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रिंटिंग ऊपर नीचे होते रहता है, बट वी आर कंफर्म कि हमारे पास कंसेप्ट क्या है, ठीक है। ऑलराइट चलो, तो अब अगर हम ये देखें कि हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स अगर आ गए ट्राइंगल के अंदर तो उनकी वैल्यूज एक्चुअली फिर कैसे निकालेंगे। आई थिंक आपको ऑलरेडी याद है, क्योंकि 10th क्लास में एक बढ़िया सा टेबल होता था जिसको आपने याद किया हुआ होगा, है ना। वो टेबल हम भी डिस्कस करेंगे, लेकिन वो टेबल बनता कैसे, उनके एंगल्स आते कैसे हैं वो देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये देखो कि अगर मैं 45 डिग्रीज के सारे रेशोज निकालना चाहूं, 6 रेशोज है हमारे पास, ठीक है। सिंपल वाले से अगर मैं स्टार्ट करना चाहूं तो पहली बात ये सुनो कि मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल में 45 डिग्रीज होना तो चाहिए ना। जब मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल में 45 डिग्रीज होगा तभी तो मैं साइन 45 निकालने की कोशिश करूंगा, मुझे कहीं तो वो दिखना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक ट्राइंगल बनाया जिसके अंदर 45 डिग्रीज था। लेकिन अगर मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जिसके अंदर 45 डिग्रीज था तो बचा हुआ एंगल अपने आप क्या हो गया, बचा हुआ एंगल अपने आप 45 डिग्रीज हो गया। तो जैसे ही आप ये नोटिस करते हो कि ये दोनों एंगल 45 डिग्रीज हो गए तो ये ट्राइंगल जो राइट एंगल है वो कैसा हो गया, आइसोसेलेस हो गया, ठीक है। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो फिर इसके साइड लेंथ तो इक्वल होना चाहिए, और पाइथागोरस थ्योरम से इसका हाइपोटेनस √2a होना चाहिए। कैसे आया, √a² प्लस a² प्लस a² का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2a, ठीक है। तो अब हमारी कहानी कंप्लीट हो गई है। क्यों, क्योंकि मुझे एंगल के साथ साथ तीनों साइड्स का भी पता चल गया है, और साइड्स का रेशो ही तो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ठीक है। तो इसका मतलब साइन 45 अगर मुझे लिखना है तो क्या पढ़ा है हमने साइन के लिए, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट कितना हो गया, a, हाइपोटेनस कितना हो गया, √2a, a और a कैंसिल कर दो तो आंसर कितना आ गया, 1/√2। इसका क्या मतलब है कि कोई सा भी आप साइड लेंथ ले लेते तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसने कैंसिल होना ही था, क्लियर है। तो साइन 45 इसलिए कितना आया हमारे पास, 1/√2 आया। अगर मैं cos 45 की बात करता हूं तो cos 45 भी बिल्कुल सेम हो जाएगा। cos 45 के लिए क्या करूंगा मैं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये तो फिर से सेम ही रेशो आ गया, ठीक है, 1/√2। और अगर मैं tan की बात करता हूं तो tan क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट विच विल बिकम 1, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये पर्टिकुलर ट्राइंगल है जिसकी मदद से ये पता चलता है कि अच्छा 45 डिग्री की ये सब वैल्यूज आती हैं, ठीक है। तो अब और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एंगल्स आपने पढ़े हुए हैं, 30 डिग्रीज और 60 डिग्रीज पढ़ा हुआ है ना। उसकी कहानी सुनो, 30 डिग्रीज और 50 डिग्रीज कहां से आया, ठीक है। तो 30 डिग्रीज 60 डिग्रीज जो है हमें फिर से एक ऐसा ट्राइंगल जनरेट करना पड़ेगा जिसके साइड्स के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन है और जिसमें 30 और 60 दिख भी रहा है, क्लियर है। तो उसके लिए देखो हम क्या ट्रिक यूज कर रहे हैं कि हम ड्रॉ कर रहे हैं सबसे पहले ABC ट्राइंगल जो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में हमें काफी कुछ पता है। सबसे पहली बात यह है कि इसके तीनों साइड्स इक्वल होंगे, तो अगर AB का लेंथ 2x है, AC का लेंथ 2x है, तो फिर BC का लेंथ भी मैंने 2x लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी ये बात हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं A से ऑल्टीट्यूड ड्रॉप करता हूं तो वो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड होगा वो उसका मीडियन भी होगा और एंगल बाइसेक्टर भी होगा, सही बात है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये तीनों चीजें कोइंसाइड करती हैं, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर ड्रॉप एंड मीडियन, ये तीनों चीजें कोइंसाइड करती है, सेम ही लाइन होती है,
ठीक है। तो यहां से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैंने ऑल्टीट्यूड ड्रॉप किया तो मतलब 90 डिग्री तो कंफर्म कर दिया मैंने, वो ऑटोमेटिकली क्योंकि मीडियन हो गया इसलिए डी मिड पॉइंट हो गया, इसलिए दो पार्ट्स में एक्स और एक्स लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। और साथ ही साथ क्या हो गया, ये एडी जो है ये एंगल बाइसेक्टर भी हो गया, इसलिए पूरा एंगल जो 60 डिग्री होना था उसका आधा मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 30 डिग्रीज लिखा हुआ है। तो मेरे पास एबीडी जो ट्रायंगल बना उसके अंदर 30 डिग्रीज भी आ रहा है और 60 डिग्रीज भी आ रहा है। साथ ही साथ मुझे तीनों साइड्स भी पता चल जाएंगी, क्योंकि दो साइड तो पता है मुझे ऑलरेडी 2x और x। ये साइड कैसे निकाली मैंने, फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विच इज इक्वल टू √3x, ठीक है। तो जैसे ही हमें ये तीनों चीजें पता चली, अब हम क्योंकि साइड्स जान चुके हैं तो साइड के रेशो भी निकाल लेंगे। और साइड के रेशो में क्या क्या चाहिए, मुझे पहले 30 डिग्रीज को टैकल करना है, तो 30 डिग्रीज को अगर टैकल कर रहे हो तो सब अपोजिट के लिए कौन आएगा, अपोजिट में जाएगा BD, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या होने वाला है, साइन ऑफ 30 डिग्रीज इज इक्वल टू अपोजिट मतलब BD अपॉन हाइपोटेनस मतलब AB। तो ये कितना होने वाला है, x अपॉन 2x मतलब हो गया ये 1/2, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको cos 30 लिखना है तो 30 वाले को देखो कि 30 का एडजेसेंट क्या है, तो 30 का एडजेसेंट आ गया √3x और उसका हाइपोटेनस आ गया 2x, तो यहां से x और x कैंसिल हो गया है √3/2। और ऐसे ही tan अगर आपको लिखना है tan 30 डिग्रीज तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे अपोजिट मतलब x और एडजेसेंट मतलब √3x, तो ये आ गया 1/√3। क्लियर है। तो इस तरह से एक्चुअली वो सब वैल्यूज आई हैं जो इस तरह से वो सारी वैल्यूज आई हैं जो बेसिकली आपने याद की हुई हैं, ठीक है। ऑलराइट अब ये देखो कि 60 डिग्रीज के लिए क्या करेंगे, तो 60 डिग्रीज के लिए आपको पूरा फोकस किस पे आ जाना चाहिए, 60 डिग्रीज पे आ जाना चाहिए। तो आपकी अपोजिट साइड चेंज हो जाएगी, अपोजिट साइड इस केस में कौन सी होगी, √3x। तो इस बार रेशियो जो जनरेट होगा वो कितना होगा, साइन 60 के लिए, साइन 60 डिग्रीज के लिए आपके पास आएगा √3x अपॉन 2x विच इज √3/2। और ऐसे ही आप अगर देखोगे तो cos 60 इस बार चेंज हो जाएगा, वो आएगा 1/2, क्योंकि cos 60 के लिए एडजेसेंट कितना आएगा, एडजेसेंट नीचे वाले साइड आएगी x और हाइपोटेनस आएगा 2x, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप tan 60 निकालोगे तो tan 60 आएगा आपका √3, ठीक है। तो ये जो दो हमारे इंपॉर्टेंट एंगल्स थे इनकी वैल्यूज हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। काफी सारे बच्चे बस टेबल याद करके खुश हो जाते हैं कि हाँ ठीक है हमें वैल्यूज याद है और क्वेश्चंस हमसे बन रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, हाँ तो प्रद्यु बस 5 मिनट वेट करो, इसके बाद आपको लगेगा कि एडवांस की बातें चल रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर क्योंकि रेगुलर क्लासेस हैं, ठीक है, दिस इज नॉट जस्ट सॉल्विंग 5 क्वेश्चंस एंड लीविंग आउट, ठीक है। वी आर टेकिंग द कंसेप्ट्स फ्रॉम बेसिक्स। तो बेसिक्स अगर ध्यान से सुनोगे तभी आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी करते आएंगे। ऑलराइट, चलो तो कहीं ना कहीं बेसिक्स सुनते सुनते बच्चे बोर हो जाते हैं और इसलिए ये मोड मुझे और अच्छा लगता है, बिकॉज यू कैन लिसन ऑन 2x, ऑलराइट, यू कैन एक्चुअली स्किप फॉरवर्ड। तो आपको अगर अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है ये आपके ऊपर है ना, बट वी विल डेफिनेटली फॉलो ऑल द कंसेप्ट्स एंड वी विल कवर ऑल द कंसेप्ट्स, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो आई थिंक आई मेड माई सेल्फ क्लियर। ऑलराइट, ठीक है, चलो तो अब यहाँ पे देखो कि हाँ तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है डिस्कशन, क्योंकि अब आप जल्दी से बताओ कौन पूछ रहा था मुझसे। ऑलराइट, प्रद्यु TS, बताओ कि 0 डिग्रीज और 90 डिग्रीज के एंगल्स आपने लास्ट क्लास में 10th क्लास में कैसे निकाले थे। 10th क्लास में आपके टीचर ने आपको 0 डिग्रीज का एंगल कैसे समझाया था। साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 0 डिग्री। अभी तक हमने जो भी यहां पे कैलकुलेशन किए वहां पर हमें हमेशा एक अच्छा ट्रायंगल मिल रहा था, ठीक है। चाहे आप इस 45 डिग्री की बात करो, चाहे आप 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री की बात करो, आपको एक अच्छा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा था जहां पर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। अब क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में ही आती है अभी तक, और 10 तक भी केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही आती थी, ठीक है। तो अब ये तो जरूरी है कि मैं राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू ही इसको समझाने की कोशिश करूं, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने 0 डिग्री बनाने की कोशिश करी तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। आ रही बात समझ में,
द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू टेक अवे हियर इज कि यहां पर आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो कि साइन 0 का आंसर 0 आना चाहिए या फिर साइन 90 का आंसर 1 आना चाहिए। एट मैक्स आप जो प्रूव कर सकते हो वो क्या है कि साइन 0 का आंसर ऑलमोस्ट 0 आता है और साइन 90 का आंसर ऑलमोस्ट 1 आता है। तो क्या वो ऑलमोस्ट वैल्यूज हैं? नहीं, वो ऑलमोस्ट वैल्यूज नहीं है, वो एग्जैक्ट वैल्यूज हैं। लेकिन हम राइट एंगल ट्रायंगल से ये प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो थॉट है ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। हमें इस थॉट के बाहर निकलने की जरूरत है। किस थॉट के बाहर? राइट एंगल ट्रायंगल के बाहर निकलने की जरूरत है और कुछ नया सीखने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन वहां पर जो आपने सीखा होगा 10th में वो बताता हूं कि यहां पर मान लेते हैं कि ये एंगल बहुत छोटा है और ये ऑलमोस्ट 0 डिग्री है। ठीक है, अभी अगर ऑलमोस्ट 0 डिग्री है तो ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। क्लियर है? और अगर ऐसा है तो फिर आपको जो हाइपोटेनस है वो तो बहुत ही बड़ा हो गया। हाइपोटेनस आपका बहुत ही बड़ा हो गया और ये जो आपका परपेंडिकुलर है बहुत छोटा हो गया। इसलिए बहुत छोटा है ना, ऑलमोस्ट 0 अपॉन वेरी बिग क्वांटिटी, इसको आप अप्रोक्सीमेट करके बोलते थे कि ये होना चाहिए 0 डिग्रीज। इज इट? ठीक है, तो अब इसका मतलब ये तो सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं जनरेट कर पा रहा है मेथड। क्लियर है? तो हमें कुछ ना कुछ नया पढ़ने की डेफिनेटली जरूरत है। लेकिन अभी तक भी जो आपने 10th में पढ़ा है वो गलत नहीं है। क्लियर है? जैसे केमिस्ट्री में हम बहुत सारे एटॉम के स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, लेकिन वो बेसिकली स्टेप बाय स्टेप क्या है, एक दूसरे को डिस्प्रूव करते जाते हैं और बेटर थ्योरी निकालते जाते हैं। ठीक है, यहां पर ऐसा नहीं हो रहा। आपने 10th क्लास में जो भी पढ़ा है वो ऑल्दो लिमिटेड नॉलेज है, लेकिन वो सही है। अच्छी बात यहां पर मैथमेटिक्स में ये है कि वो सही है, वो गलत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो आपने वैल्यूज याद की हुई हैं वो बिल्कुल सही है और आपने शायद इस टाइप का टेबल देखा हुआ होगा, है ना। तो बस ये टेबल अगर आपको याद है तो आप एटलीस्ट वैल्यूज वाले सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, इसको लिखने का तरीका आई थिंक सबको पता ही होगा, है ना। यहां से सारे एंगल्स लिखो, 0 1 2 3 4 लिखो लाइन से। क्या लिखना है? 0 1 2 3 4। सबको 4 से डिवाइड करना होता है और अंडर रूट लेना होता है, तो पहली रो कंप्लीट हो जाती है। सबको 4 से डिवाइड करो और अंडर रूट ले लो, तो इससे जो भी बनता है वो एक्चुअल वैल्यूज होती है इस टेबल की, है ना। और इसलिए सबको याद हो जाता है बड़ी जल्दी। दूसरी रो को लिखने के लिए क्या करना होता है? इसी को उल्टा लिखना होता है। और तीसरी रो के लिए क्या करना होता है? क्वोशंट वाली प्रॉपर्टी यूज करो कि दोनों को डिवाइड करो, जो भी आंसर आ रहा है वो 10 वाली रो का आंसर है, और बाकी नीचे वाले जो है वो तो रेसिप्रोकल है ही। ठीक है, तो आई थिंक ये जो बेसिकली आइडिया है ना, इसको यहां रोक सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ अब नए सीखने की जरूरत है, हमें ये समझ में आ रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे पास और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है विच इज ऑफ फंडामेंटल आइडेंटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो आपने 10th में पढ़ी है। ठीक है, ऑल्दो वो आपने राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू पढ़ी है और अभी हम इनिशिएट भी उसी से कर रहे हैं, लेकिन ये आगे यूनिवर्सली ट्रू है। ठीक है, यहां पर जो आपने थीटा देखा था वो कहां बनता था? थीटा, वो थीटा एक राइट एंगल ट्रायंगल में बनता था। ठीक है, समझो इस बात को। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल थीटा है तो मैं यहां पर साइन थीटा किसको बोलूं? साइन थीटा बोलने के लिए मुझे अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस लिखना पड़ता है। ठीक है, और कॉस थीटा किसको बोलूं? तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस लिखना पड़ता है। क्लियर है? तो उन दोनों का स्क्वायर करते तो 1 आता है, ऐसा ये आइडेंटिटी बता रहा है। लेकिन ये एक्चुअली क्या है? ये सारी की सारी आइडेंटिटीज बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम ही हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारे पास कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, यह हमारे पास स्टैंडर्ड पाइथागोरस थ्योरम है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो आपको आइडेंटिटी आते हुए दिख जाएगी। ठीक है, राइट साइड में तो 1 आते हुए ऑलरेडी दिख रहा है आपको। यहां पर क्या आ रहा है? ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। ए बी अपॉन ए सी मतलब क्या हो गया? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, दिस बिकम्स साइन और उसका हो गया स्क्वायर। एंड सिमिलरली BC मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया कॉस, उसका स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है? ये हाइपोटेनस आपको पाइथागोरस थ्योरम ही लिखा हुआ है। ठीक है, ऑलराइट। तो ऐसे ही आप बाकी सारे आइडेंटिटीज भी डिराइव कर सकते हो। आपको क्या करना है? सेकंड आइडेंटिटीज tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। इस बार किसी और वैल्यू से डिवाइड कर दो। आपने स्टार्ट कहां से किया था? आपने स्टार्ट किया था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अगर यहां पर मैं इसको बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, ठीक है,
इसी स्टेप को अगर मैं BC स्क्वायर से डिवाइड कर रहा होता तो मेरे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी आ जाएगी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। और अगर मैं इसी इक्वेशन को, पाइथागोरस थ्योरम को ही अगर AB स्क्वायर से डिवाइड कर रहा होता तो मेरे पास थर्ड आइडेंटिटी आगे होती 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये जो 3 आइडेंटिटीज हैं आपके पास, इनके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो आपने लास्ट क्लास 10th क्लास में ऑलरेडी किए हुए भी होंगे। दैट इज द मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्री दैट यू हैव स्टडीड अप टिल 10th। ठीक है, जो हमने एक लेक्चर में खत्म कर दी है। ठीक है, एंड नाउ वी विल टेक ऑलमोस्ट more than 7, 8, maybe 10 lectures to complete the trigonometry that we have studied in 11th standard। ठीक है, तो you can understand कि हमें कितना ज़्यादा अभी यहाँ पर पढ़ना है, तो stay tuned, है ना, और नया सीखने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर से हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे लेकिन सर्कुलर सिस्टम में। ठीक है, उसके पहले कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आप कर सकते हो क्योंकि आपने 10th में ऑलरेडी ये सब आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो होमवर्क टाइम, ये लो पहला क्वेश्चन, ये आपका पहला होमवर्क है। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने लास्ट ईयर किए हुए हैं, इसलिए ये डायरेक्टली हम होमवर्क में डिस्कस कर सकते हैं। ऑलराइट, बस इसका डिफरेंस क्या होगा, लास्ट ईयर तक आपको क्या होता था, प्रूव LHS इक्वल टू RHS, प्रूव LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, बस नीचे ऑप्शंस मिलेंगे, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, टेक वन मोर क्वेश्चन, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा का वैल्यू इनमें से क्या होना चाहिए। ठीक है, एंड टेक वन मोर क्वेश्चन, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा का वैल्यू इन चारों में से क्या होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज इट। इतना अगर आप प्रैक्टिस कर पाए हो तो फिर आपको 10th तक का ट्रिग्नोमेट्री पूरा आता है एंड यू आर गुड टू लर्न समथिंग न्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ऑलराइट, चलो तो अप टिल देन थैंक यू वेरी मच and we will meet in next class with something interesting to learn and important to understand. All right, chalo, bye bye, take care.